सो हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड आई होप आपने अपने लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया है. सो आई एम बैक एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर सेक्शन ऑफ योर ज्योग्राफी. देखो, हमने पीछे जो है ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी सारी कवर कर ली है. मतलब सारी नहीं कवर करी है, फिजिकल ज्योग्राफी का मोस्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है. द ओनली थिंग, देखो हमने यहाँ पे 3 स्पीयर्स बात करे हैं. थोड़ा सा बता देता हूँ. दिस इज योर लिथोस्फीयर, ये सारी हमने बात कर ली लिथोस्फीयर के ऊपर. देन हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के ऊपर बात कर ली और पिछली बारी हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर और उसके एसोसिएटेड फिनोमिना देख लिए थे. ठीक है जी. सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू पीपल. उसके बाद ये तीनों स्फीयर्स मिलके, ठीक है जी, ये तीनों रेल्स मिलके एक और छोटा स्फीयर बनाती हैं. इसे हम कहते हैं स्फीयर ऑफ बायोस या फिर बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मींस स्फीयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये स्फीयर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये स्फीयर मैंने एक्सक्लूसिवली बायोडाइवर्सिटी एंड आपका इकोलॉजी के लिए छोड़ दिया है. सो नेक्स्ट टाइम जब हम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी करेंगे तो बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग किसी बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे. ठीक है जी. आपके सिलेबस का ही पार्ट है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो अ बिट एक्सटेंसिव इनटू इट. सो ये अभी हम लोग आपको कवर नहीं करने वाले हैं. अभी हम लोग जो है सीधा फिजिकल ज्योग्राफी से इनकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने जो बात की वो हमने कंसेप्ट की बात की है. ठीक है, मोस्ट ऑफ इट जो हम लोगों ने कंसेप्ट की बात की. अभी हम कंसेप्ट से हम लोग अब उनकी जो है एप्लीकेशंस के ऊपर जाने लगेंगे कि जैसे कि विंड्स हमने बात करी, हम लोगों ने ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करी, हमने एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के बारे में बात करी, हम लोगों ने ओशियंस ओशियनोग्राफी के बारे में बात करी. इन सब चीजों से प्रैक्टिकली आप क्या चेंजेस देखते हो, प्रैक्टिकल क्लाइमेट में किस तरह चेंजेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या आपको देखने को मिल रहा है, इस चीज के ऊपर जाएंगे. और यहीं से हम लोगों की जो है सेकेंड लेग स्टार्ट होती है, दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी. ठीक है जी. सो हम लोग आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने लगे हैं. जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई विल सजेस्ट देम कि वो पहले पीछे लेक्चर सारे कवर कर लें. उनके अंदर से कोई प्रॉब्लम निकल के आते तो मुझे बताएं, देन जो है इस लेक्चर को फॉलो अप करें. सो आज जो टॉपिक हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स. पीछे के जो सारे हमने कंसेप्ट करे उनका सम अप काइंड ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेटोलॉजिकल एरियाज देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजिकल जोन देखेंगे. हमने पूरा वर्ल्ड जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांट रखा है और हम लोग इसी चीज को आज कवर करने वाले हैं. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग क्लाइमेट जोन्स आपको देखने को मिलती है वर्ल्ड में. ठीक है जी. मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या इश्यूज हैं, किस वहां पे जो उस पर्टिकुलर तरह का क्लाइमेट मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है, कौन कौन सी चीजें वहां पे उसे इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या विंड सिस्टम्स है वहां पे, ओशन करंट, ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा. सो इसके लिए आई वांट यू पीपल टू हैव a very good grasp of the previous lectures. So चलो स्टार्ट करते हैं this world climatological types. एंड उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, I want you to have a very clear understanding of what is the difference between a climate and a weather. ठीक है जी. ये दो टर्म्स बहुत ही कॉमनली यूज की जाती हैं, बट इनको जो है कई बार हम लोग इंटरचेंजिंगली या फिर एक दूसरे को जो है इन वर्ड्स को हम लोग कई बार जक्सटापोज भी कर देते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज वेदर, बिकॉज दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है. ठीक है जी. सो जब भी हम क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में डिफरेंस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लेते हैं हम लोग स्पेशियल स्केल में एंड टेम्पोरल स्केल में. ठीक है कि नहीं, है दोनों ही चीजें एक ही चीज है, बट दोनों में ही जो है स्पेशल एंड टेम्पोरल स्केल्स वो डिफरेंट हो जाते हैं. वेदर जो है, हम लोग वेदर या क्लाइमेट में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह, किसी भी जगह जहां पे हम लोग वेदर या क्लाइमेट देख रहे हैं तो हम उस जगह में क्या देखते हैं, उस जगह में टेम्परेचर्स देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है यहाँ पे, वहां पे जो है उसकी ह्यूमिडिटी कंडीशन देखते हैं कि वहाँ एटमॉस्फेयर में किस तरह की ह्यूमिडिटी कंडीशंस हैं, विंड किस तरह की चल रही है, प्रेसिपिटेशन कंडीशंस कैसी हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल काउंट कैसा है. सारे जो भी मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, हम लोग सो कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, वो हम लोग एक पर्टिकुलर जगह की देखते हैं और देन हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह का वेदर या क्लाइमेट क्या होगा. ठीक है. तो जब हम वेदर की बात करते हैं दोस्तों, तो वेदर में हम लोग क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर कंपैरेटिवली छोटी जगह का हम लोग वेदर देखते हैं. छोटी जगह का हम लोग ये एटमॉस्फेरिक या मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स लेते हैं एंड कंपैरेटिवली कम टाइम स्केल के लिए लेते हैं. जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमें बहुत बड़े एरिया की बात करते हैं, बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल साइज के एरियाज की बात करते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म में उसके जो एटमॉस्फेरिक या मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं उसकी बात करते हैं. सो क्लाइमेट एंड वेदर में बेसिकली फर्क किसका है, टेम्पोरल एंड स्पेशल स्केल का फर्क है. ठीक है. तो टेम्पोरल मींस अगर हम क्लाइमेट की एक पर्टिकुलर जगह, लेट अस अज्यूम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो है बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल साइज का कंट्री है. तो हम लोग देखो कितना बड़ा स्पेशल स्केल हो गया. एंड देन हम लोग बात करते हैं अराउंड 31 ईयर्स या भी 51 ईयर्स
या 100 ईयर्स के एवरेज मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया बड़ा एरिया एंड बड़े टेम्पोरल स्केल में जब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक जो भी कंडीशंस है मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वो बन जाता है क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वेदर क्या होता है, वेदर जो है अगेन एक छोटी जगह का डे टू डे बेसिस का एटमॉस्फेरिक या मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं या फिर वहां पे किस तरह का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, डे टू डे कंडीशंस में, तो उसे हम लोग बोल देते हैं वेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे स्पेशल एरिया जो है, जो एरिया है वो भी छोटा हो गया और जो टेम्पोरल स्केल है वो भी छोटा हो गया। फॉर इंस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं कि आज का वेदर कैसा है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है कि नहीं। पर हम जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो हम लोग जो है एक लॉन्ग टर्म एवरेज जो है मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स को लेके चलते हैं। सो यू गॉट टू हैव वेरी गुड क्लैरिटी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर। चलिए, सो हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग वर्ल्ड के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स देखने वाले हैं तो हम लोग उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं किसी भी एरिया के क्लाइमेट को। ठीक है, इसको पहले हमको समझना बहुत जरूरी है, क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियस ही बात है, दैट इज लैटिट्यूड। हम देखते हैं कि किसी भी जगह की क्लाइमेट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इफेक्ट करती है वो है कि वो पर्टिकुलर एरिया कौन से लैटिट्यूड में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, अगर वो इक्वेटोरियल रीजन में है तो इक्वेटोरियल रीजन में आपको जो है कंपैरेटिवली ज्यादा वार्म देखने को मिलेगा, क्लाइमेट जो है कंपैरेटिवली ज्यादा वार्म होगा बिकॉज सन की रेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलरली पड़ रही हैं। ठीक है जी, जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है यहाँ पे भी अगेन आपको ज्यादा वार्म देखने को मिलेंगे। बट अगर आप पोल्स की तरफ चले जाओगे तो पोल्स की तरफ आपको क्या है, कंपैरेटिवली कोल्डर एरियाज देखने को मिलेंगे या कोल्ड एरियाज देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्यों, बिकॉज सन की रेज यहाँ पे ऑब्लिकली पहुंचती हैं एंड यहाँ पे जो है अगेन एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इस करके बहुत ज्यादा हीट नहीं होती है। ये रीजन हीट सरप्लस रीजन है जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, एंड ये रीजन जो है दे आर हीट डेफिसिट रीजन। तो इस करके जो है अगेन आपको क्या देखने मिलता है, ये कोल्डर एरिया से कंपैरेटिवली, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, कोल्डर एरिया, दीज आर कोल्डर एरियाज एंड दीज आर वार्मर एरियाज। ये कोल्डर एरियाज हैं, ये आपके जो है कंपैरेटिवली वार्मर एरियाज हो जाते हैं। सो लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज फार एज क्लाइमेट इज कंसर्न। फिर आता है आपका सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड किस तरह से इफेक्ट करता है, ऑब्वियसली वी नो एज हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में पढ़ा था कि जब हम ट्रोपोस्फियर में एज वी मूव अप द एल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इसको हमने क्या बोला था, लैप्स रेट बोला था, बाय 1 डिग्री एवरी 165 मीटर। सो अगेन सेम यही चीज आपको देखने को मिलती है, एज यू आर क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन तो इवेंचुअली क्या होता है, आफ्टर अचीविंग अ पर्टिकुलर अल्टीट्यूड यू फाइंड दैट यहाँ पे ये रीजन जो है क्या हो जाते हैं, कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, सो ऑल्टीट्यूड में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो आप क्या होता है, जो प्रेशर है वो कम होता रहता है एंड टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होते रहते हैं। ठीक है, सो ये भी जो है इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। माउंटेनियस रीजन में चल जाओगे तो आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा साल कंपैरेटिवली ज्यादा ठंड देखने को मिलती है, वहाँ पे गर्मियाँ ज्यादा जो है हार्श नहीं पड़ती हैं। बट अगर हम प्लेन रीजन में देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा हाई होते हैं, जो समर्स होती हैं वो कंपैरेटिवली हार्श होती हैं। सो ऑल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ऑब्वियसली जो बात है वो है विंड्स। विंड्स जो है दे ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर इंस्टेंस जब एक कोल्ड विंड किसी एरिया को आके स्वीप करती है तो वो क्या करेगी, वो उस पूरे एरिया के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है। ठीक है जी, एंड सिमिलरली जब एक वार्म विंड जो है वो किसी एरिया को आके स्वीप करती है तो वो क्या करती है, उस जगह के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, सो अगेन विंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई कई बार जो है ड्राई विंड एंड जो आपका ड्राई विंड होगी या फिर आपकी मॉइस्ट विंड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर विंड जो है मॉइस्ट है तो क्या करेगी, वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देती है एंड प्रेसिपिटेशन लाइक कंडीशंस को ले आती है। अगर विंड ड्राई है तो क्या करती है, उस पर्टिकुलर रीजन को और ज्यादा ड्राई कर देती है या उसे एरिड बना देती है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बात करी थी पीछे आपका विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड की बात करी थी। तो विंडवर्ड साइड में क्या होता है, जो विंड्स हैं वो क्या होती है, मॉइस्ट विंड्स चढ़ती हैं ऊपर, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कर देती है। तो ये क्या हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं विंडवर्ड साइड, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रेनफॉल कंपैरेटिवली हाई होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लीवर्ड साइड विंड जो है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के कारण यहाँ पे कंपैरेटिवली एरिड लाइक कंडीशंस या फिर डेजर्ट लाइक कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं। जैसे मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स का बताया था, वेस्टर्न घाट्स के एक साइड में, वेस्ट साइड में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ईस्ट साइड में जैसे विदर्भ मराठवाड़ा वाला रीजन है वहाँ पे कंपैरेटिवली ड्राई एरियाज या एरिड एरियाज देखने को मिलते हैं। सो विंड्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसको हम आगे बात करते रहेंगे।
देन इज ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसे हम कह देते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी मीन्स कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जितना बड़ा कॉन्टिनेंट होगा क्या होगा, उतना ही उसका सेंट्रल पार्ट जो है वो सी से या फिर ओशियन से दूर होगा। ठीक है जी, जितना वो ओशियन सी से दूर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कॉन्टिनेंटैलिटी होगी। दैट मीन्स उतना ही वो दूर है मॉइस्चर लेटेंट कंडीशन से, मॉइस्चर से दूर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये रीजन जो है अगेन दे इन्फ्लुएंस दी क्लाइमेट ऑफ दीज पर्टिकुलर एरियाज, क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो सी के पास वाले एरियाज होते हैं, ओशन के पास वाले एरियाज होते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली ह्यूमिड हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज लैंड ब्रीज चलती है, इस करके जो है ये रीजन पे कंपैरेटिवली आपको हार्श टाइप के टेम्परेचर नहीं देखने को मिलते हैं। बट जितना आप अंदर चले जाओगे कॉन्टिनेंट में, जितना अंदर होंगे, जितना दूर होंगे इस तरह के मॉइस्चर कंडीशन से, तो यहाँ पे क्लाइमेट उतना ही हार्श हो जाता है। कैसे हार्श हो जाता है, देखो हमको पता है कि जो लैंड है, ठीक है, जो आपकी मिट्टी होती है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो कंपैरेटिवली लो जाती है, तो गर्म भी जल्दी होता है, हीट अप भी जल्दी होगा, एंड रात को ठंडा भी जल्दी हो जाता है, कूल भी बड़ी जल्दी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक्सट्रीम्स देखते हैं टेम्परेचर के। इतने बड़े कॉन्टिनेंट मान लो, इसको यूरेशिया मान लेते हैं, है ना, तो आपको जो है अंदर वाले एरिया से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। हीट होगा दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, रात को ठंडा होगा तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। सिमिलरली मॉइस्चर से दूर होने के कारण क्या है, यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत क्या होती है, स्कैंटी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या फैक्टर्स क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन जैसे मैंने आपको बताया ऑन द कोस्ट विंटर्स जो है या समर्स यहाँ पे माइल्ड होती हैं और मॉइस्ट होती हैं, एंड इनलैंड एरियाज में क्या होता है, टेम्परेचर दे आर कंपैरेटिवली हाई इन समर्स एंड वेरी वेरी कोल्ड इन द विंटर्स। तो यहाँ पे बहुत हार्श गर्मी होती है तो बहुत हार्श गर्मियां देखने को मिलती हैं, सर्दी होती है तो बहुत हार्श सर्दी देखने को मिलती है। कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, कोस्ट में ना गर्मियां बहुत हार्श होती है ना सर्दियां बहुत हार्श होती है। मैंने आपको मुंबई का एग्जाम्पल दिया था। फाइनली आता है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या चीज है, मींस किस तरह का लैंड फॉर्म, किस तरह के लैंड फीचर्स आपको उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहे हैं। टोपोग्राफी कई बार क्या करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि कितना जो है उस पर्टिकुलर एरिया का क्या क्लाइमेट होगा या क्या वेदर होगा। अगेन कैसे, फॉर इंस्टेंस हम लोग बात कर सकते हैं स्लोप्स, ठीक है ना, माउंटेन स्लोप्स की अगर हम बात करें तो एक जो सन के साइड जो स्लोप फेस कर रही है, तो ये रीजन जो है कंपैरेटिवली आपको वार्म मिलेगा, एंड ये रीजन आपको कंपैरेटिवली क्या मिलता है, कोल्ड मिलता है। ठीक है, ये हम बहुत सारा देखते हैं किधर, जैसे हिमालयाज के साइड में हम लोग देखते हैं, सदर्न साइड ऑफ हिमालयाज जो है वो ज्यादा वार्म होती है। क्यों, बिकॉज इस टाइम पे जो सदर्न स्लोप्स है हिमालयाज की, ये क्या कर रही है, सन को फेस कर रही होती हैं, जबकि नदर्न साइड जो है वो क्या होती है, कंपैरेटिवली कोल्ड होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखने को मिलता है। जो सदर्न साइड स्लोप्स होंगी वो कंपैरेटिवली वार्म होती हैं, आपकी नदर्न साइड वाली कंपैरेटिवली क्या होती हैं, कोल्ड होती हैं। सो टोपोग्राफी बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, राइट। सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में। सो हमने वर्ल्ड के क्लाइमेट, ऐसा ही टोल्ड यू, हमने क्या कर रखा है, हमने इसे जोन्स में बांट रखा है, क्लाइमेटिक जोन्स में बांट रखा है, और हम इन्हीं क्लाइमेटिक जोन्स के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, हम लोग इन क्लाइमेटिक जोन्स में क्या चीजों को फोकस करेंगे, इन चीजों को फोकस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे मिलता है, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है वर्ल्ड में, वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, देन हम लोग देखेंगे उस क्लाइमेट के क्या फीचर हैं, वो जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें किस तरह के क्लाइमेट मिलता है, मीन्स वहाँ पे किस तरह की प्रेसिपिटेशनल कंडीशंस हैं, किस तरह का वहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। देन हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह के वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है, वनस्पति जीवन वहाँ पे किस तरह का है वो हम लोग देखेंगे, जो फ्लोरा एंड फौना है वहाँ पे किस तरह का मिलता है देखने के लिए। एंड देन फाइनली हम लोग देखेंगे इसकी इकोनॉमी। ठीक है, कि मीन्स यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह की इकोनॉमी फॉलो करते हैं, क्या चीज़ वहाँ पे मेन इकोनॉमिक जो वेंचर है, मेन इकोनॉमिक जो काम है वो बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहीं पे देख लेंगे क्लाइमेटिक और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू पीपल टू मेक दिस फॉलोइंग डायग्राम, जो कि मैं बनाने लगा हूं, और हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे क्लाइमेटिक जोन्स कवर करते रहेंगे हम लोग इस डायग्राम को और ज्यादा कलर करते रहेंगे, एंड इवेंचुअली क्या होगा, ये फ्लो डायग्राम जो है आपका, ये आप ये जो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको हेल्प करेगी इन रिमेंबरिंग द ऑल द क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेटिक जोन को रिमेंबर करने में हेल्प करेगी। ठीक है जी, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, नदर्न हेमिस्फीयर का बनाएंगे सिर्फ, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर क्या करेगी, मिमिक करेगी नदर्न हेमिस्फीयर को। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यही हम लोग क्या लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं। सो दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन आपका। ठीक है कि नहीं, यहां से हम लोग पहला जोन बनाते हैं, दिस इज
योर फर्स्ट जोन ये आपकी है 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साउथ ले लो, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो नॉर्थ साउथ का मतलब नॉर्थ में भी है एंड साउथ में भी है, इस तरफ को भी है, बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही तरफ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई जोन, ये आपकी हो गई ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड जोन हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग दिखाते हैं 10 to 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ, ये वाली जोन। ठीक है कि नहीं, इसको हम लोग फर्दर 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है जी, फर्दर 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हो गया आपका ईस्टर्न मार्जिन, ये देखो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न मार्जिन। ईस्टर्न मार्जिन इसका मतलब क्या हुआ, ईस्टर्न मार्जिन मींस ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन दिस साइड इज द वेस्टर्न मार्जिन। वेस्टर्न मार्जिन इज व्हाट, वेस्टर्न मार्जिन इज वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। एग्जांपल ले लेते हैं कोई कॉन्टिनेंट का, लेट अस मेक दिस अमेरिका एंड लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो आप ये देख सकते हो दिस इज अमेरिका, राइट। सो ये वाला जो रीजन है दिस इज द ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, है कि नहीं। एंड ये वाला क्या रीजन है, दिस इज द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो हम लोग इस तरह से ले रहे हैं ईस्टर्न मार्जिन एंड वेस्टर्न मार्जिन फ्रॉम 0 to 30 डिग्रीज। ये भी जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग हॉट जोन कहते हैं। नीचे वाली कौन सी, हॉट एंड ह्यूमिड जोन है, एंड दिस इज योर हॉट जोन। ठीक है, 0 to 10 to 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ। एंड ये जो है सेंटर वाला पोर्शन क्या होता है, ये होता है कॉन्टिनेंटल पोर्शन। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल पोर्शन मीन्स ये कॉन्टिनेंटलिटी, सेंटर वाला रीजन है आपका, ये सेंटर वाला रीजन। ठीक है, इसको हम लोग जो है कॉन्टिनेंटल रीजन बोल देते हैं, मिडल वाला पोर्शन। जनरली यहाँ पीछे मैंने आपको पीछे बताया एक्सट्रीम टाइप के यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये जो डायग्राम है इसके ऊपर हम लोग आते रहेंगे, एंड ये डायग्राम जो है आई वांट पीपल टू मेक, एंड इसी में हम लोग जो है कलरिंग करते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं सिंस हर जो वीडियो में 1 या 2 क्लाइमेटिक जोन्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, परहैप्स 3 करने की कोशिश करूंगा, यानी इस तरह से हम लोग 3 या 4 वीडियोस में सारे वर्ल्ड का क्लाइमेट को एंड उसके जो रिलेटेड फीचर्स हैं इनको हम लोग थोड़ा बहुत कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आपके लिए भी जो है पढ़ना आसान हो जाएगा। 1-1 घंटे का पूरा लेक्चर, बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटे छोटे मैं 3-4 लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो जोन बात करने वाले हैं इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल जोन। नाम ही बता रहा है इक्वेटोरियल जोन मींस ये इक्वेटर के आसपास में आपको देखने को मिलता है। ये क्लाइमेट जो है वो इक्वेटर के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इसका, 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ आपको ये देखने को मिलता है। एंड इसकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं वर्ल्ड में। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो देखो ये जो है आपका क्या है, दिस इज योर 0 डिग्रीज इक्वेटर। ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 0 डिग्रीज लैटिट्यूड है या इक्वेटर है। ये देखो ये रीजन है, एंड इसके 10 डिग्रीज जो है ये हो गया आपका, दिस इज योर 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ वाला रीजन। ठीक है कि नहीं, तो ये रीजन आपका, यू कैन सी हियर दिस इज द रीजन। ऑलराइट, सो ये जो रीजन है आपका, दिस रीजन इज 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड 10 डिग्रीज साउथ। ये रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है। कौन कौन से एरिया यहाँ पे आ गया आपके, जैसे कि मोस्ट ऑफ आपका ब्राजील आ गया। ठीक है, अमेजोन का जितना भी रीजन है वो आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे इक्वाडोर वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। देन मोस्ट ऑफ योर कॉन्गो वाला रीजन, कॉन्गो वाला रीजन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है आपका, थोड़ा बहुत आपका ये रीजन इधर देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद इस पोर्शन में आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया वाला रीजन है, फिलीपींस वाला रीजन है आपका, पाप न्यू गियाना वाला रीजन है आपका, थोड़ा बहुत आपका म्यांमार, लाओस, कंबोडिया वाला रीजन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाता है। और ये रीजन आपके जो यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड है जैसे कि मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये रीजन आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। इस रीजन में हो क्या रहा है, इस रीजन का क्लाइमेट बताने से पहले मैं आपको यहीं पे थोड़ा बहुत डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो है अगर आप वापस याद करोगे अपने प्रेशर बेल्ट्स को या विंड सिस्टम जो मैंने आपको कराया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, इसे हमने क्या बोला था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोला था। ठीक है, डोल्ड्रम्स भी बोले थे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे हो क्या रहा है,
यहाँ पे जो ये वाली विंड्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये कन्वर्ज करती हैं। यू कैन सी ये सारी विंड्स क्या चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है विंड्स। मुझे शायद आई होप मुझे बताने की जरूरत ना हो ये विंड्स क्या चीजें हैं, कौन सी विंड्स हैं ये, दे आर कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स। ठीक है जी, ट्रेड विंड यहाँ पे चल रही है एंड ये ट्रेड विंड यहाँ पे क्या होते हैं, ये यहाँ पे आते आते वार्म होके राइज कर जाती हैं। ठीक है, ये विंड यहाँ पे आके राइज कर जाती हैं। राइज करने से क्या होता है, राइज करने से यहाँ पे क्लाउड बनते हैं और क्लाउड बन के यहाँ पे क्या होती हैं, बारिशें होती हैं। ठीक है, सन की रेज यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड पड़ रही होती हैं, इस रीजन पे डायरेक्टली ओवरहेड पड़ती हैं 0 डिग्रीज पे। एंड इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे एक्सटेंसिव इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने से क्या होगा, ये बादल, ये जो मॉइस्चर है ये ऊपर उठता है, ये ऊपर उठने के बाद क्या करेगा, बादल बनाएगा। ठीक है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाएगा, सारा दिन यहाँ पे हीटिंग होगी और 4 बजे तक यहाँ पे क्या होता है, इस रीजन में बारिशें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्लाइमेट देखने की कोशिश करेंगे। विंड्स इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, सन के जो डायरेक्टली ओवरहेड हीटिंग है इसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा जो क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन है वो बनती है। किस तरह की बनती है, दे आर कॉल्ड एज हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, हॉट एंड वेट, हॉट मीन्स वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स, वेट मीन्स कंपैरेटिवली हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है सारा साल ऑलमोस्ट हाई रहते हैं और यूनिफॉर्म रहते हैं। 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास में यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, इवन 30 डिग्री के आसपास में पहुंच जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी इज कंपैरेटिवली हाई, क्यों, बिकॉज बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होता है, बारिशें बहुत ज्यादा होती है, तो इस करके सारा साल जो है यहाँ पे नमी बनी रहती है। ठीक है कि नहीं। डायूर्नल टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली लो है। डायूर्नल टेम्परेचर मीन्स दिन का, डे और नाइट के बीच का जो टेम्परेचर का फर्क है वो बहुत ज्यादा कम होता है। दोनों टाइम ऑलमोस्ट एक ही टाइप का आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी लो, दैट मीन्स सर्दी और गर्मियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता टेम्परेचर के बीच में। ठीक है जी, सारा साल बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है यहाँ पे और ये इक्विनॉक्सिस के टाइम पे पीक कर जाती है। ठीक है जी, अब देखो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे ये इक्वेटर है आपका, ये दिस इज 20 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 0 डिग्रीज इक्वेटर। अब देखो यहाँ पे सन की रेज जो है वो क्या कर रही है, वो इस तरह से मूव करती हैं। ठीक है ना, मूव करती है कि नहीं, दिस एपरेंट शिफ्ट ऑफ सन्स रेज, सन की जो एपरेंट सन की जो रेज है उसकी एपरेंट मूवमेंट होती रहती है नॉर्थ एंड साउथ में पूरे साल में, सीजन्स इसी तरह चेंज होते हैं। सो इसमें क्या होता है, सारा साल 2 बारिशें होती हैं, बट इक्विनॉक्स के टाइम पे, इक्विनॉक्स कब आता है, अब हमारे इक्विनॉक्स आते हैं हम लोगों के मार्च में एंड सितंबर में। ठीक है जी, 21 मार्च एंड 23 सितंबर में, इस टाइम के आते आते तक, मींस मार्च और सितंबर के आते आते तक इक्विनॉक्स आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होती है और इस करके बहुत ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। तो सारा साल रेनफॉल बहुत हाई रहेगी, बट इक्विनॉक्सिस के टाइम पे क्या कर जाती है, पीक कर जाती है। एवरेज रेनफॉल जो सारे साल में वो 250 सेंटीमीटर से भी एवरेज ऊपर हो जाती है, 300 सेंटीमीटर से भी एवरेज ऊपर हो जाती है, मीन्स हर रोज ऑलमोस्ट हर रोज बारिश हो जाती है। ठीक है कि नहीं। सो इससे किस तरह की वेजिटेशन देखने में मिलती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। ये जो है बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं टू डिसाइड किस तरह का वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगा एंड किस तरह के यहाँ पे जीव जंतु मिलेंगे। ठीक है जी, फ्लोरल एंड फॉनल लाइफ यहाँ पे किस तरह की, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है एंड ह्यूमिड कंडीशंस है यहाँ पे, इस करके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लग्जूरियंट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। लग्जूरियंट वेजिटेशन का मतलब कि बहुत ज्यादा रिच स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, फ्लोरल लाइफ की बात करें, हमें यहाँ पे एवरग्रीन, वेरी डेंस एंड एवरग्रीन टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन वो पेड़ होते हैं जो सारा साल हरे रहते हैं। सारा साल हरे क्यों रहेंगे, बिकॉज सारा साल बारिश हो रही है, सारा साल बारिश होने के कारण कोई ड्राई सीजन है नहीं, तो ये इनके पत्ते जो है वो झड़ते नहीं है। पत्ते झड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, ये सारा साल क्या रहते हैं, हरे रहते हैं, दे ऑलवेज स्टे ग्रीन। So because of that they are evergreen type of vegetation। ठीक है जी, एंड सिंस सारा साल बारिश हो रही है, जो मॉइस्चर कंडीशन है बहुत अच्छी हैं, तो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा घनी कैनपीज बनाते हैं। ये पेड़ जो है बहुत ज्यादा घनी कैनपीज बनाएंगे, इतनी ज्यादा घनी कैनपीज होती है कि कई बारी इन जो आपके एवरग्रीन जंगल्स हैं, इक्वेटोरियल जंगल्स हैं, इनके अंदर जाके हमें ये भी नहीं पता चलता कि दिन का कौन सा पहर चल रहा है, बिकॉज सनलाइट फिल्टर होके नहीं आ पाती। ठीक है कि नहीं। सो इतनी ज्यादा बड़ी डेंस कैनपी का मतलब समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब ये जो अम्ब्रेला, जो इसकी लीव जो अम्ब्रेला टाइप शेड बनाते हैं ऊपर को। ठीक है जी, एंड ये जो न्यूट्रिशन इतना ज्यादा है कि क्या होता है, ये ट्रीज दे कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर लंबे पेड़ हो जाते हैं
एंड बहुत ज़्यादा डेंस कैनपी हो जाती है। यहाँ पे सनलाइट जो है ये नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती, स्टिल नीचे इतना ज़्यादा मॉइस्चर है। इसके करके क्या होता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट देखने को मिलते हैं, देन उसके बाद एपिफाइट्स, बेल जिन्हें हम कहते हैं, बेल देखने को मिलते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ। इस तरह से बेल लटकी हुई मिलेंगी आपको, बैम्बूज लटके हुए मिलेंगे, इस तरह के बहुत सारे एपाफाइटिक, एपिफाइट्स मीन्स बेल, ठीक है ना। पैरासाइटिक प्लांट जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जीते हैं, मॉइस्चर लेते हैं उनसे, इस तरह के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। मॉसेस, लिचन, काई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है, पास करना बहुत डिफिकल्ट होता है इससे। कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ जो यहाँ पे मिलते हैं आपको देखने के लिए, दैट इज एबनी, महागनी, रोजवुड एंड डाइवुड। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत लंबे, इबनी तो बहुत बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। सो ये जो है दे आर कॉल्ड एज दे आर द मेन ट्रीज जो कि हम लोगों को एवरग्रीन टाइप के वेजिटेशन देखने मिलता है। इनका तना जो है इट इज कई बारी बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। अराउंड इनके जो डायमीटर है 1 से 1.5 मीटर, 2 मीटर जितने बड़े डायमीटर हो जाते हैं। सो ह्यूज ट्रीज, वेरी वेरी हाई राइजिंग ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड एक और बात है, यहाँ पे ग्रिगोरियस नेचर बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। दे आर नॉट एट ऑल ग्रिगोरियस। ग्रिगोरियस का मतलब क्या है, एक स्पीशी के पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। हर एक फुट पे आपको अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह का जो है वनस्पति जीवन देखने को मिलेगा। एंड कंप्लीटली वेरी वेरी डाइवर्स आपको स्पीशीज एज फार एज द प्लांट्स आर कंसर्न और द फ्लोरल लाइफ इज कंसर्न, वो आपको देखने को मिलता है। और यही जो है आपको क्या होगा, यही आपको एनिमल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। एज फार एज एनिमल लाइफ इज कंसर्न, फॉनल लाइफ इज कंसर्न, बहुत ही ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैविक विविधता जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता बहुत ज्यादा हाई होगी। बहुत अलग अलग तरह के जानवर मिलेंगे। और इतने, क्योंकि देखो ह्यूमिड एंड मॉइस्चर लेडन कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड कंडीशन से क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे निशेज बनते हैं। और इन निशेज में जो है बहुत सारे तरीके के आपको जानवर देखने को मिलेंगे। अगर आप कभी सुना होगा जो रेन फॉरेस्ट है या फिर जो आपके इक्वेटोरियल जंगल्स हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ ऑल द एम्फीबियंस, इनकी जो तादाद है वो यही मिलती है। अगेन वेरी वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी की बात करेंगे उसमें और डीप में इसे बात करूंगा, बट वेरी वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल लेना तो वेस्टर्न घाट्स में जो है देखो बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम अमेजोनियन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। अंडरस्टूड। सो चलिए ये देखिए, मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगेन ये देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस तरह के पैरासाइटिक या एपिफाइटिक प्लांट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं, एक स्पीशी कुछ और है, एक स्पीशी कुछ और है, अलग अलग तरह की आपको स्पीशी देखने को मिलते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैन्यूवर, इन पेड़ों के बीच से या इस जंगल के बीच से मैन्यूवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है जी। ये अगर आपको देखना है तो अगेन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देने की प्रथा बनाई हुई है कि हम लोग मूवीज से एग्जाम्पल लेंगे। तो दिस इज द मूवी कॉल्ड एज प्रीडेटर। ये मूवी आई थी 1980s में, 87 में आई गेस। तो ये आप मूवी 1990s में आई थी आई गेस ये मूवी। तो हाँ, ये आप मूवी देख सकते हो। इसमें दिखाया जो है वो आपका सेंट्रल अमेरिका के जंगल्स दिखा रखे हैं। दे आर अगेन इक्वेटोरियल जंगल्स ओनली एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशन जो आपको देखने को मिलती है हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट में, ठीक है। चलो इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इतने घने जंगलों के बीच में नेचुरली अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं रह सकती है, और नहीं रहती भी है। तो यहाँ पे आपको बहुत स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज मिलेंगे। लोग जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव ग्रुपिंग्स में मिलते हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड दे आर जनरली व्हाट, हंटर एंड गैदरर टाइप के लोग, ठीक है जी। प्रिमिटिव ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, हंटर गैदरर टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। एंड जनरली जो अगर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी करते हैं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह को कि जंगल को साफ करेंगे, वहां पे थोड़ी देर एग्रीकल्चर करेंगे, एंड देन उसके बाद जो वो एरिया की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल सॉइल की कम हो जाती है, तो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, फिर किसी और एरिया को साफ करेंगे। तो इस तरह की शिफ्टिंग आपको कल्टीवेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्पेशली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा घनी आबादी वाले एरियाज नहीं देखने को मिलते। लोग जो है प्रिमिटिव ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, हंटिंग गैदरिंग ग्रुप्स में। और जैसे मैंने आपको बताया ये जो रीजन है सारा साल ग्रीन रहता है, एवरग्रीन है। यहाँ पे जो है जो ग्रोइंग सीजन है, पेड़ों में जो ग्रोइंग सीजन है वो सारे साल चलता है। सीडिंग, फ्लावरिंग सारे साल होती है, फ्रूटिंग सारे साल होती है। इसमें कोई ऐसा सीजनल पैटर्न देखने को मिलता नहीं। तो लोगों को यहाँ पे
गैदरिंग करके ही बहुत सारा जो है नेचुरल फ्रूट बेस या इस तरह का फूड बेस बन जाता है इनका। ठीक है, कुछ ट्राइब्स के बारे में बताता हूँ। जैसे आपको पिग्मे ट्राइब्स हैं, ये अफ्रीका में मिलते हैं, आपको कॉन्गो में। हुली ट्राइब हैं पाप न्यू गियाना में। यानो मामी ट्राइब्स हैं, दिस इज इन साउथ अमेरिका। देन उसके बाद योर मावे ट्राइब्स हैं, यू कैन सी ऑल दीज ट्राइब्स। दिस इज हुली ट्राइब ऑफ पापा न्यू गियाना। अगेन इनका जो ये रिचुअल सेरेमनी है, इसमें क्या करते हैं, अपने कलरफुल ड्रेसेस पाते हैं, फेस को कलरफुली मीन्स कलर करते हैं, एंड इनके रिचुअल्स में इस तरह के डांस होते हैं। देन दिस इज योर पिगमेंट ट्राइब ऑफ कॉन्गो, एंड दिस इज द यानोमामी ट्राइब ऑफ अमेजोन। अगेन इनको आप देख सकते हो, अगर किसी ने एनाकोंडा मूवी देखी है तो उनमें इनको दिखाया भी हुआ है, लास्ट में दिखाते हैं इनको। तो जिसने मूवी देख के ये यानोमामी ट्राइब के बारे में जाना तो वहाँ पे चल जाओ। ठीक है, देन दीज आर मावेस, ये भी आपको कहाँ पे मिलते हैं, मावे ट्राइब, ये भी आपको मिलती है अमेजोनियन फॉरेस्ट में ही। एंड मावे इनका जो है अगेन वेरी ब्रूटल नेचर ऑफ ट्राइब। इसका जो दिस इज व्हाट दिस किड इज डूइंग हियर इज इट इज एन इनिशिएशन सेरेमनी। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो हैं जब वो एडल्ट स्टेज में जाते हैं तो उनको एक टेस्ट पास करना होता है, और वही ये बच्चा टेस्ट पास कर रहा है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज द इनिशिएशन सेरेमनी। इसमें क्या करते हैं, जो बूढ़े लोग, जो बूढ़े नहीं, जो एडल्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह की बास्केट्स में बहुत सारी बीज को रखते हैं, मधुमक्खियों को रखते हैं, और किसी भी जो एडोलसेंट है, किसी कोई जो यंग है, उसको एडल्टहुड में एंटर करने के लिए इन बीज वाले जो ये इस तरह के बास्केट्स बनाई हुई हैं, इनके अंदर हाथ रखना होता है, एंड ही हैज टू टेक ऑल दिस थिंग। ठीक है जी, सो बहुत ज़्यादा ब्रूटल सेरेमनी है, एंड बट दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर। और इस करके मावे ट्राइब बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है कि नहीं, सो आप इसके बारे में थोड़ा और गूगल पे ढूंढ सकते हो इनके बारे में। बट दैट इज हाउ द काइंड ऑफ पीपल आर एज फार एज दीज काइंड ऑफ एरियाज आर कंसर्न। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह की प्रिमिटिव कल्चर्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे एज फार एज इकोनॉमिक्स कंसर्न, यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स बहुत देखने को मिलती हैं। क्यों? बिकॉज रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई है। रेनफॉल हाई होने के कारण 300 सेंटीमीटर के आसपास में रेनफॉल हो जाती है। तो रेनफॉल हाई होने के कारण यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेचुरल रबर, कोकोआ, इस तरह की प्लांटेशन बहुत होती हैं। फॉर इंस्टेंस मलेशिया, इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पे पाम, एंड देन ब्राज़ील में शुगर केन के लिए, ब्राज़ील में ही कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। अगेन रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए दोनों को ही। तो यहाँ पे हम लोग उगाते हैं। क्यों? बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश सारा दिन सारा साल बारिश हो रही है। देन मलेशिया, इंडोनेशिया, रबर, नेचुरल रबर के दे आर वेरी 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 फेमस। मैटर ऑफ फैक्ट, जब भी आप रबर की काउंटिंग करोगे, रैंकिंग निकालोगे, तो ऑल फर्स्ट जो 3 स्लॉट्स हैं, first 3 slots they are always occupied by either Malaysia, second is Indonesia, third is Thailand। तो ये तीन ही आपको देखने में मिलेंगे। फोर्थ फिफ्थ एरिया में आता है इंडिया, फिफ्थ में इंडिया आता है। ठीक है, इसका केरला वाला रीजन बहुत ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करता है, बट इनके मुकाबले जो है बहुत ही कम। देन घना, नाइजीरिया वाला रीजन जो है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस कोकोआ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोकोआ इज यूज्ड फॉर मेकिंग चॉकलेट्स। चलो जी, सो ये जो है आपके मेन रीजन हैं। उसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा मिनरल वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, इट वाज पार्शली पॉपुलेटेड, बहुत ही ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड एरिया नहीं था। सो यहाँ पे आपको बहुत घने जंगल देखने को मिलते थे, एंड लोग जो थे दे वर वेरी मच इन सिंक विद नेचर। बट हुआ क्या, 19th सेंचुरी के बाद द रश ऑफ मिनरल्स ब्रॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल टू दीज एरियाज। इन एरियाज में बहुत सारे लोग आए, स्पेशली यूरोपियंस आए, और उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। ठीक है जी, The lust for gold, copper, diamonds and other precious metals, gemstones, इन लोगों, इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और इन्होंने इस जगह की इकोनॉमी को चेंज किया। फॉर इंस्टेंस गोल्ड माइनिंग फेमस है, गोल्ड माइनिंग ऑफ ब्राजील इन 20th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा ब्रूटल गोल्ड माइनिंग यहाँ पे होती थी। जो यूरोपियन सेटलर्स यहाँ पे आते थे, एंड इन्होंने जो है बहुत ही रूथलेस वे में लोकल्स को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से गोल्ड निकाला जाता था। ठीक है, सो यू कैन सी वन ऑफ द गोल्ड पिट्स ऑफ ब्राजील। ठीक है जी, सिमिलरली पेरुवियन अमेजोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी गोल्ड की माइनिंग की जाती थी। देन उसके बाद कॉन्गो में रेयर अर्थ मेटल्स, इनके ऊपर माइनिंग अब स्टार्ट हो गई है। देन यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द कॉपर माइनिंग रीजन्स ऑफ इंडोनेशिया एंड पापा न्यू गियाना, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक ऑफ द बोलिवियन माइंस, जहाँ पे आपको जिंक एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा माइन किया जा रहा है। इन सारी जगहों में जो लोकल्स हैं, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगेन दे आर एक्सप्लॉइटेड फॉर वेरी वेरी लो वेजेस बाय दीज बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल। पहले कौन करते थे? पहले यूरोपियंस करते थे, जो यहाँ पे जिन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था। अब जो है यहाँ पे इनकी अपनी नेशनल कंपनीज कर रही हैं।
ठीक है जी। सो ये जो है आपका दिस इज द फर्स्ट जोन, दिस इज हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड ये क्लाइमेट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो चलिए हम लोग थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन के रिगार्डिंग। अगेन ये क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, आप देख सकते हो। असर्शन ये है कि एरियाज जो कि 5 से 8 डिग्री लैटिट्यूड में मिलते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये इन्होंने असर्शन दिया है। रीजन इसका क्या दिया है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, इसके कारण कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाती है सारे ऑलमोस्ट हर आफ्टरनून में नियर द इक्वेटर। तो इसमें इन्होंने पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। दोनों असर्शन रीजन सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो अगेन वीडियो को यहीं पे पॉज करो एंड देन इसको आंसर करने की कोशिश करो, आंसर इट, एंड आंसर करके आप मुझे यू कैन ऑलवेज मैसेज मी दैट दिस इज द आंसर, ठीक है। सो आई विल नॉट टेल यू द आंसर। देन अगेन एक और अंदर क्वेश्चन लेते हैं, अगेन इसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन के ऊपर, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। देखो ज्योग्राफिकल एरिया दे रखा है विद ऑल्टीट्यूड ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर से नीचे नीचे का एरिया, सो ऑलमोस्ट प्लेन वाला एरिया है आपका, लो लाइंग एरिया ही आपका लो लाइंग एरिया है। सो अगेन 400 मीटर से नीचे नीचे एरिया पे उन्होंने मंथली जो है टेम्परेचर दे रखे हैं और रेनफॉल दे रखी है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल दे रखी है। तो उनको पूछा है कि ये जो रीजन है, इस रीजन में किस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। सो आप स्टार्ट हो जाओ, फटाफट से देखो, हर एक पैटर्न को एनालाइज करो, किस तरह के टेम्परेचर हैं और किस तरह के रेनफॉल हैं। सारा महीने सारा साल देखो रेनफॉल हो रही है, कब पीक कर रही है, मार्च के टाइम पे पीक करी, देन उसके बाद अगेन सितंबर के टाइम पे पीक कर रही है, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे पीक कर रही है। सो किस तरह के यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, आंसर देने की कोशिश करना। अगर आंसर दे पाओगे तो वेल एंड गुड, पीछे का जो टॉपिक हमने अभी तक कवर किया दैट इज मोर देन अंडरस्टूड टू यू पीपल। सो चलिए हम लोग अपने डायग्राम में दोबारा से आते हैं। सो मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ सिंस मैंने पीछे पीपीटी में डायग्राम बनाया, तो लेट अस टेक आवर डायग्राम अगेन, एंड मैंने आपको बताया था दिस रीजन इज व्हाट, दिस इज 0 डिग्रीज, एंड यहाँ से जो है 0 to 10 डिग्रीज है ना, 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, ये हमने रीजन ले लिया है 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। एंड हमने सबसे पहला जो क्लाइमेटिक जोन देखा है, इट इज व्हाट, इट इज हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन, ठीक है जी, हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन ये क्लाइमेट है। इस क्लाइमेट के बेसिकली फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे रेनफॉल, इन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इज रेनफॉल। सो रेनफॉल क्या है यहाँ पे, सारा साल होती है, सो रेनफॉल ऑल ईयर, सारा साल जो है यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिल रही है, रेनफॉल इज ऑल द ईयर, ठीक है कि नहीं। वेजिटेशन, वेजिटेशन इंपॉर्टेंट चीज है, वेजिटेशन यहाँ पे क्या मिलती है आपको, एवर ग्रीन, एवर ग्रीन वेजिटेशन मिल रही है। जो लोग नहीं बना रहे हैं प्लीज उसको बनाओ साथ साथ में। हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट या हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन, एंड यहाँ पे रेनफॉल इज ऑल द ईयर, सारे साल हो रही है। इक्वेटोरियल टाइप की वेजिटेशन आपको देखने को मिल रही है, एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमी किस तरह की, इकोनॉमी यहाँ पे आपको ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, एंड यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलती है, ठीक है जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड ट्राइब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। सो अगेन ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, यू विल अगेन इट इज बेटर, जब आप रिवाइज करोगे तो आप ये चीजें देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, ऑल लॉन्ग इक्वेटर, जैसे कि 4-5 कंट्री लिख दो तो इंडोनेशिया, ब्राजील लिख सकते हो, फिलीपींस लिख सकते हो, कॉन्गो लिख सकते हो। सो अगेन ये आपका बन गया पहला रीजन। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे रीजन के लिए। दूसरा रीजन जो है जैसे मैंने आपको बताया, इट इज फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ साउथ मैंने आपको 3 बाइफर्केशन कर रखी है, ईस्टर्न मार्जिन, दिस इज द ईस्टर्न मार्जिन, देन दिस इज द वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन, एंड दिस इज कॉन्टिनेंटैलिटी या कॉन्टिनेंटल रीजन्स, ठीक है। तो इसी हम लोग बात कर रहे हैं, इस जोन को मैंने क्या बोला, दिस जोन इज कॉल्ड एज द हॉट जोन, ठीक है कि नहीं, हॉट जोन बोलते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टुवर्ड्स द ईस्टर्न मार्जिन आपको किस तरह का क्लाइमेट मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप के क्लाइमेट के बारे में, जो मैंने आपको बताया, इट इज फाउंड जनरली फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में या ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। दो टाइप के मेन क्लाइमेट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, दिस इज ट्रॉपिकल मॉनसून and second is tropical marine type of climate, tropical monsoon type of climate and tropical marine type of climate। distribution देख लेते हैं पहले फटाफट से, distribution and क्या latitudinal extent है इसका।
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 5 डिग्री से 30 डिग्रीज लैटिट्यूड में देखने में मिलता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। एंड इट इज बेस्ट डेवलप्ड कहाँ पे, एक तो जो आपका मानसून टाइप का क्लाइमेट है वो आपको कहाँ पे मिलता है, वो सारा के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है देखने के लिए। देन उसके बाद इंडो चाइना वाले रीजन में देखने में मिलता है थोड़ा बहुत, इंडो चाइना वाला रीजन जो आपका लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये वाला जो रीजन है इंडो चाइना कहते थे इसको हम पहले। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडो चाइना में थोड़ा बहुत सदर्न चाइना में देखने को मिलता है एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इंडियन जो आपका ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, देन सेकंड इसका जो क्लाइमेट, इस जोन में जो क्लाइमेट मिलता है वो है ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये भी ईस्टर्न मार्जिन में इसी रीजन में देखने को मिलेगा, बट ये कहाँ पे आपका डेवलप होता है, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, ब्राजील एंड पार्ट ऑफ योर ईस्टर्न अफ्रीका, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है कि नहीं, जो केन्या वाली साइड है वहां पे। फिर से दिखाया तो यहाँ पे मैप में आपको और कब कब क्लियर हो जाएगा। अगेन 0 डिग्रीज, देन इसके बाद दिस इज 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज साउथ। ठीक है, नॉट 30 डिग्रीज एंड लेगी तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बना रखा है, सो विल नॉट टेक दिस। आई मेक अ लाइन अगेन यहीं से, कोई चक्कर नहीं है। यू विल फाइंड this is 30 degrees south and you'll find this is 30 degrees north। ठीक है कि नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में ईस्टर्न मार्जिन में, ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिल रहा है। दो टाइप के मैंने आपको क्लाइमेट बताए, एक है आपका ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट एंड दूसरा है आपका ट्रॉपिकल मेरीन टाइप का क्लाइमेट। अब ये रीजन आप देखो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी, एक सीजन्स को याद रखना है, दूसरा जो है यहाँ पे जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, प्रिवेलिंग विंड्स किस तरह की है उनको यहाँ पे याद रखना है, किस तरह की प्रिवेलिंग विंड्स है। ठीक है, सीजन देखो यहाँ पे, सीजन में क्या होगा, अगेन सन की रेज जो है वो यहाँ पे पहले 0 डिग्री सॉरी आपका इक्वेटर के ऊपर होंगी अराउंड मार्च एंड सितंबर। देन उसके बाद क्या होगा, जून के आसपास में इधर चली जाती है एंड देन सितंबर के और आपका दिसंबर के आसपास में इधर चली जाती है। ठीक है कि नहीं, ये आपको जो है लैटिट्यूडनल सॉरी आपको ये आपका सन की एपरेंट मूवमेंट देखनी है, सनरेज की एपरेंट मूवमेंट देखनी है। और इसी के साथ हम लोग क्या देखते हैं, लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट देखते हैं, विंड बेल्ट जो है शिफ्ट हो जाती है। ठीक है कि नहीं, सो इनको जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। पहले मैं आपको बताने लगा हूँ ट्रॉपिकल मरीन टाइप का क्लाइमेट। यहाँ पे जो विंड्स हैं वो कौन सी प्रिवेल कर रही हैं, यहाँ पे विंड्स प्रिवेल कर रही हैं आपकी ट्रेड विंड्स। ठीक है जी, आई होप ट्रेड विंड्स आपको याद होंगी, ट्रेड विंड्स यहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं। तो होता क्या है, अगेन जो मरीन टाइप का क्लाइमेट है वहां पे क्या होता है, सारा साल ट्रेड विंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं और ये क्या करती हैं, ओशियन से मॉइस्चर लेके कहाँ पे डिपॉजिट कर रही होती है, लैंड की तरफ कर रही होती है। ठीक है, यू कैन सी, ये देखो यहाँ से लैंड की तरफ कर रही हैं, इधर से इधर एंड इधर से ये इस तरह से कर रही होती हैं। यहाँ पे ये रीजन मैं आपको नहीं बता रहा अभी, ये रीजन आप भूल जाओ, मैं सिर्फ अभी आपको ये रीजन, अभी आप भूल जाओ, मैं सिर्फ आपको ये रीजन बता रहा हूँ, ये और ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन सारा साल जो है ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं एंड ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, कंटिन्यूसली सी से लैंड की तरफ चल रही हैं, फ्रॉम सी और ओशियंस टू लैंड, इस तरह से चलती हैं और ये क्या करती हैं, मॉइस्चर डिपॉजिट करती हैं। मॉइस्चर डिपॉजिट करने से यहाँ पे क्या होता है, बारिशें होती हैं। ये बारिशें मैक्सिमम कब होती हैं, जब ये एरिया जो है बहुत ज्यादा हीटेड हो जाते हैं। हीटेड कब होंगे, ये होंगे हीटेड समर्स के टाइम पे, जब सन इसके डायरेक्टली ओवरहेड होगा। ठीक है कि नहीं, सो समर्स के टाइम पे जो लैंड मास है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और जो विंड्स हैं वो क्या करती हैं, विंड्स यहाँ पे आके मॉइस्चर डिपॉजिट करती हैं, मॉइस्चर लेके यहाँ पे आती है, इन रीजन्स में आती है और इससे बहुत ज्यादा बारिशें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, मरीन टाइप के क्लाइमेट में। देन ट्रॉपिकल, ये विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे ट्रेड विंड यहाँ पे वीक हो जाती हैं और ये एरिया जो है कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं, यहाँ पे कोल्ड एरियाज होते हैं एंड ट्रेड विंड्स कंपैरेटिवली वीक होती है, तो यहाँ विंटर्स में बारिशें नहीं होती। तो ये क्लाइमेट में आपको देखने को क्या मिलेगा, समर रेनफॉल देखने को मिलती है, समर रेनफॉल। ठीक है जी, अगेन सेकंड वाला जो एरिया है वो ये रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सीजनल रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड देखने को मिलता है। होता क्या है, अगेन ये मैंने आपको शायद पीछे भी बताया था, जब लैटिट्यूडनल शिफ्ट होता है विंड बेल्ट्स का, ये देखो ये क्या है आपका ITCZ है, ITCZ ना, नहीं ITCZ। अब क्या होता है, समर्स के टाइम पे ITCZ ये कहाँ पे चल जाता है, ये यहाँ ऊपर कहीं चल जाता है और इस करके ये रीजन जो है आपका इंडिया वाला रीजन, ये बहुत ज्यादा हीटअप होता है। हीटअप होने से यहाँ पे क्या आता है, लो प्रेशर बन जाता है और जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, वो ITCZ इस को भरने के लिए ये ट्रेड विंड यहाँ से इस तरह से मुड़ती हैं।
ठीक है, ये इक्वेटर को क्रॉस कर दी। पहले ये कहाँ जुड़ रही थी, पहले ये यहाँ पे मिल रही थी, अराउंड मार्च और एक सितंबर के टाइम पे यहाँ पे मिलती हैं, ITCZ यहाँ पे होता है। बट अगेन क्या हो गया, अभी अराउंड आपका लेट अस अज्यूम जून के आसपास में क्या हो गया, ITCZ इधर को कहीं पे चला गया, इस करके ये एरिया बहुत ज्यादा हीटअप हो गया और विंड्स ऐसे करके यहाँ पे जाती है और यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है कि नहीं। सो इससे हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इससे हम लोग यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून देखते हैं, साउथ वेस्ट मानसून देखते हैं, ठीक है कि नहीं। इस सारा रीजन आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लाओस, कंबोडिया वाला रीजन, इस तरह से यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून देखता है। सिमिलरली जब ये विंड्स जो हैं या जब टाइम जो है वो दोबारा कहाँ पे आ जाता है, जून से दोबारा सितंबर में आया तो यहाँ पे आ गया ITCZ, एंड दिसंबर के आसपास में वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब विंड्स क्या करती हैं, विंड्स अब ऐसे चल रही हैं, अब ये ऐसे मुड़ क्यों रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। नहीं समझ में आया तो पिछले वाले लेक्चर दोबारा देखना, मैंने बोला था एक बारी में नहीं समझ में आएंगे तो दोबारा आपको देखने। अब ये विंड जो है इस तरह से मूव करे तो इंडिया में क्या आता है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, बिकॉज अगेन विंड कैसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट से चलते आ रही है, यहाँ से कैसे आ रही थी, साउथ वेस्ट से आ रही थी, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आ गए। और इंडिया या आपका इधर नॉर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, यहाँ पे भी मानसून होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्यूडो मानसून, ठीक है। ये जो है कौन सी, ये मानसूनल टाइप का क्लाइमेट है। अगेन समर्स में होती है, क्योंकि इंडिया का समर यहाँ पे कब है, जून में है, एंड ऑस्ट्रेलिया का समर कब है, वो यहाँ पे दिसंबर में होता है, ठीक है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाता है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो है मानसून टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। दोनों है सेम ही है, दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बट अगेन दोनों में थोड़ा बहुत जो है वो फर्क है। अंडरस्टूड। चलो जी, सो इसको मैं आप आगे डीप में बताता हूँ, थोड़ा सा आपको पता हो गया मानसून टाइप का क्लाइमेट। मैं पहले क्लाइमेट, दोनों टाइप के क्लाइमेट आपके ईस्टर्न मार्जिन में मानसूनल टाइप का क्लाइमेट या मेरीन टाइप के क्लाइमेट को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एनुअल टेम्परेचर क्या होता है, समर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई होगा, विंटर्स के टाइम पे लो हुआ। क्यों, समर्स के टाइम पे यहाँ पे सन की रेज जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड जो विंटर्स के टाइम पे वो कहाँ पे चल जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में चल जाती है, तो विंटर्स के टाइम पे टेम्परेचर लो होते हैं, ठीक है। सो समर्स में हाई टेम्परेचर और विंटर्स में लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। समर में एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो बहुत पहुंच जाता है यार, 40 डिग्री के आसपास में पहुंच जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 32 डिग्रीज ऑन एन एवरेज पहुंच जाता है, ठीक है कि नहीं। विंटर्स में जो है यही टेम्परेचर इट रीचेज अराउंड लाइक 10 to 12 डिग्री सेल्सियस एवरेज। सो अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस दे आर वेरी हाई। रेनफॉल जो है वो सीजनल है, सीजन के टाइम पे रेनफॉल होगी। अगर मैं मानसून टाइप की बात करने लगा हूँ तो सीजनल रेनफॉल है। देखो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पहले विंड्स ऐसे चलती हैं, इन्हें हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, फिर जो है 3 महीने बाद ये विंड्स ऐसे चलती है जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है नहीं। सो सीजनल रिवर्सल आप देखते हो विंड्स का, एंड इस करके आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। रेनफॉल की टाइप कैसी है, मोस्टली जो रेनफॉल की टाइप है वो ओरोग्राफिक होती है। ओरोग्राफिक का मीन्स यहाँ पे चढ़ती है, हिमालय से टकराती है और हिमालय टकरा के बारिश हो रही है, ठीक है नहीं। ओरोग्राफिक माउंटेनियस के करके बारिश होती है, आपको दिखती है, जैसे आपको चिरापुंजी या मौसनरम में देखने को मिली। देन साइक्लोनिक भी साइक्लोनिक भी देखने को मिलते हैं। जब हमने साइक्लोन डिस्कस करे थे तो हमने देखा था कि समर्स के टाइम पे यहाँ पे जो गर्मियों का टाइम हो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। सो साइक्लोन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रॉम अप्रैल टू आपका सितंबर अक्टूबर तक हमने को यहाँ पे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। तो साइक्लोनिक रेनफॉल है एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल है। एवरेज रेनफॉल थ्रू आउट इस रीजन में, जो मानसून टाइप का रीजन है, वहाँ पे 150 सेंटीमीटर के आसपास में होती है, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्पोरल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि चिरापुंजी मौसनरम जैसी जगह में 1000 सेंटीमीटर से भी ऊपर हो जाती है। मौसनरम इस टाइम पे जो है वर्ल्ड का मैक्सिमम रेनफॉल वाला एरिया, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे हम जैसलमेर की बात कर लेंगे तो वहाँ पे अराउंड 20 सेंटीमीटर के आसपास में रेनफॉल हो रही है। सो अगेन इस रीजन में आपको बहुत ज्यादा वेरिड रेनफॉल देखने को मिल जाती है, बट एवरेज अराउंड 150 सेंटीमीटर के आसपास में। मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून लेके आते हैं। आई होप ये आपको चीज समझ में आ गई है, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे क्या होता है, इस रीजन में इस पर्टिकुलर जहाँ पे ये आपको इस तरह का सीजनल रिवर्सल देखने को मिलता है, एंड जहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कौन सा रीजन है, मॉनसून ट्रॉपिकल, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट। यहाँ पे क्या होगा, आपको जब गर्मियां पड़ेंगी तो गर्मियों में जब बारिश होगी तो बेहिसाब बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है ना, बाढ़ आ जाएगी। देखो बाढ़ दिखेगी आपको प्रॉपर यहाँ पे। सो
एंड जब ड्राई सीजन होगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे बस जिंदगी खत्म ही होने वाली है, पानी बिल्कुल ही नहीं बचा। सो इस तरह के आपको यहाँ पे सीजन देखने को मिलते हैं। ड्राई पीरियड में बहुत ही ज़्यादा ड्राई, एंड जब रेनफॉल होता है या रेनी सीजन होता है तो आपको रेन बहुत ज़्यादा रेन देखने को मिलती है, टॉरेंशियल रेन देखने को मिलती है। इन रीजन्स में आपको सिर्फ दो ही मेजर क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, वेट और ड्राई। ठीक है नहीं, हमने वैसे आगे बाइफर्केशन कर रखा है, बट यहाँ पे आपको अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो आपको या तो वेट सीजन होगा, जैसे साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून 6 मंथ का वेट सीजन, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद 6 मंथ का आपको यहाँ पे ड्राई सीजन है, जिसको आप समर्स एंड विंटर्स बोल देते हो। अंडरस्टूड। देन आता है ट्रॉपिकल मरीन टाइप का। ट्रॉपिकल मरीन टाइप का क्लाइमेट, जैसे मैंने आपको बताया, क्या सारा साल जो है, ऑलमोस्ट सारा साल ये ट्रेड विंड जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं, बट रेनफॉल जो है वो कहाँ पे होती है, रेनफॉल जो है वो समर्स के अंदर ही होती है, बिकॉज इस टाइम पे लैंड हीटेड होता है और एयर जो ज्यादा मॉइस्चर कैरी करती है, जो ट्रेड विंड ज्यादा मॉइस्चर कैरी करती है। एंड ये इन रीजन में, जैसे आपका ब्राजील वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ठीक है, यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, तो यहाँ पे आके टकराती है, ऊपर उठती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, सिमिलरली केन्या वाला रीजन है जो आपका, केन्या वाले रीजन में भी सेम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको इस तरह की माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स है, यहाँ पे जब रेनफॉल आपका सॉरी ट्रेड विंड टकराती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बहुत ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है यहाँ पे। ओरोग्राफिक कन्वेक्शन भी बहुत होता है, हीटिंग से भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर ऊपर राइज करती है, बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। सो कन्वेक्शनल भी हो रही है यहाँ पे, ओरोग्राफिक भी हो रही है। और ये रीजन जो है, दे आर वेरी वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, बोथ मानसून टाइप का भी एज वेल एज मरीन टाइप का भी, बट मरीन टाइप के ज्यादा सुटेबल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंपेरेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल देखने में मिलती है पूरे 6-8 महीने। ठीक है जी, मानसून टाइप में तो क्या होता है, 1-2 महीने बहुत ज्यादा बारिश होगी, फिर 2-3 महीने नहीं होगी, फिर 2-3 महीने बहुत ज्यादा बारिश होगी, बट यहाँ पे क्या होता है, पूरे 6 महीने आपको बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी वेट एंड ड्राई सीजन मिल रहा है देखने को। 6 महीने जो वेट सीजन है वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा साल, और सारे 6 महीने जो है क्या होता है, दे आर वेरी स्मूथ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। बट सबसे बड़ा इशू यहाँ पे क्या है, इट इज प्रोन टू वेरी सिवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये रीजन जो है यहाँ पे जो वाटर्स होते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, दे कॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स, एंड इस करके जो है यहाँ पे देर इज अ बिग बिग इशू ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है कि नहीं। तो चलो हम लोग वेजिटेशन देख लेते हैं। अभी हमने क्लाइमेट देख लिया दोनों का, यू अंडरस्टूड मानसून टाइप का क्लाइमेट एंड मरीन टाइप का क्लाइमेट, ये दोनों देख लिया हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। एंड इसके हम वेजिटेशन देखते हैं। ये क्या है, मैंने जैसे बताया, अल्टरनेटिव वेट सीजन, 6 महीने वेट 6 महीने ड्राई। 6 महीने यहाँ पे वेट एंड 6 महीने ड्राई पीरियड होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे पेड़ जो है, जो वेजिटेशन है, वो सारा साल हरी नहीं रह सकती। 6 महीने ड्राई सीजन के लिए प्रिपेयर करना होता है। और ड्राई सीजन के लिए प्रिपेयर कैसे करती है, 6 महीने क्या करते हैं, ये जब ड्राई सीजन आता है ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं। ठीक है जी, एंड इस करके क्या होता है, ये कंपैरेटिवली ग्रीनिश नहीं रहते हैं, क्योंकि पत्ते ग्रीन होते हैं ना, ग्रीन ना होने के कारण ये पत्ते छोड़ देते हैं। इवेंचुअली दे दे टेक अ बेयर लुक, इस तरह की बेयर लुक देखने को मिल जाती है पेड़ों को। पेड़ जो है लिटरली गंजे हो जाते हैं, अपने जो फॉल सीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, लीव्स छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह की वेजिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसूडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो ड्राई पीरियड्स में क्या करती है, एब्सिशन दिखाती है, दैट मीन्स पेड़ जो है पत्ते छोड़ देते हैं। ठीक है कि नहीं। इस एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है टीक, साल एंड सैंडलवुड। इस तरह के जो पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, टीक, साल, चंदन, सैंडलवुड, ये टीक, टीक को हम जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सांगवान बोल देते हैं। ठीक है नहीं, आई होप आपने सांगवान सुना होगा, जो फर्नीचर, महंगा फर्नीचर बनाते हो सांगवान की लकड़ी से बनता है। सो इस तरह का आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। लेस लग्जूरियंट होगा, लेस लग्जूरियंट मीन्स बहुत ज्यादा आपको घने जंगल देखने को नहीं मिलेंगे, कंपैरेटिवली ओपन जंगल देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ओपन जंगल होते हैं, एंड इतना ज्यादा यहाँ पे मिक्स स्पीसीज आपको देखने को नहीं मिलती। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिगोरियस नेचर भी देखने को मिल जाए, मीन्स एक ही तरह की स्पीशी मिल जाएंगी। ये टीक का जो जंगल है, देन ये साल का जंगल आप देख सकते हो, अगेन एक ही तरह के पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं पूरे पूरे जंगल्स में। ठीक है, सो नेचुरल वेजिटेशन जो है इस प्रकार की होती है। फाइनली इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी जो है मानसून टाइप के क्लाइमेट या फिर जो आपका मेरीन टाइप का क्लाइमेट है, ये रीजन में जो है अगेन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, एंड यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है। इन्हीं रीजन्स में जो है मोस्टली आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल, इंडिया की बात कर लो, सो मैक्सिमम पॉपुलेशन दे आर फाउंड इन दीज मानसून टाइप के क्लाइमेट वाले रीजन्स में, जैसे लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे हर जगह में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं। एंड यहाँ पे जो
पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, बट और जो है इनकम सोर्स, इकोनॉमी के सोर्सेज ना होने के कारण जनरली यहाँ पे इनकम लेवल जो है वो कंपैरेटिवली लो है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ ये जो रीजन है ये क्या है, ये बुक्का एंड गरीब कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। सारा जो रीजन है बुक्का एंड गरीब कंट्रीज का है। आप लगा लो इंडिया हो गया, चलो इंडिया को हम लोग नहीं बोलते बुक्का एंड गरीब, बट स्टिल डेवलपिंग कंट्री तो है ना हम लोग बॉस। तो ये रीजन सारा जो है इसी तरह की कंट्रीज का बना हुआ, डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का है, एंड सॉरी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का है। देन उसके बाद यहाँ पे मोस्टली जो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पे वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है। सिंस यहाँ पे मानसून अच्छा होता है, रेनफॉल होती है, एंड मरीन वाले में भी हम देखते हैं कि रेनफॉल बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे एक मेन स्टे है। बट अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ना होने के कारण जनरली जो फार्मिंग होती है वो सबसिस्टेंस लेवल की फार्मिंग है। दैट मीन्स सिर्फ अपने फूड मीन्स खाने के लिए जो पूरा करना है फूड, उसके लिए क्रॉप्स उगाई जाती हैं, एंड इट इज़ नॉट फॉर दी सेलिंग पर्पस। ठीक है जी, इंटेंसिव कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है। दो अब हम लोग इंटेंसिव कल्टीवेशन स्टार्ट कर चुके हैं उन एरियाज में जहाँ पे इरीगेशन सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, कि हम सारा साल पानी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इरीगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन हो जाती है। बट अगेन मोस्ट ऑफ जो रीजन्स हैं ये वो कम्प्लीटली मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं जो सीजन में आती है 6 महीने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होता है, जनरली सबसिस्टेंस फार्मिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, कई कुछ जगहों में हमको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन जिसे हम इंडिया में कहते हैं, झूम कल्टीवेशन भी देखने को मिलती है अराउंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंड इन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे कि आपको लाओस कंबोडिया में आपको इस तरह की झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिल जाती है। मेजर क्रॉप्स यहाँ पे कौन सी उगाई जाती हैं, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट, स्पाइसेस, इस तरह की मेजर क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे यहाँ पे क्या है, दैट इज राइस। राइस देखो, राइस उन कंडीशन में उगता है जहाँ पे पानी जो है वो स्वाम्पी कंडीशन में उगता है, जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, फील्ड्स में पानी खड़ा हो जाता है। कब होगा, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, और कब होगी, जब ये सीजन्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो सीजन में रेनफॉल करके आपको यहाँ पे राइस बहुत देखने को मिलेगा। तो सारा लाओस कंबोडिया वाला रीजन हो गया, सारा इंडो चाइना, सदर्न चाइना हो गया, आपका इंडिया वाला पोर्शन हो गया, बहुत ज़्यादा राइस उगाते हैं हम लोग। ठीक है कि नहीं, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे शुगर केन भी उगाएंगे हम लोग, जैसे कि स्पेशली आपके रीजन ऑफ ब्राज़ील हो गया, देन आपका अफ्रीका वाला रीजन हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग शुगर केन उगाते हैं, बिकॉज रेनफॉल जो है बहुत कंटिन्यूस 6 महीने पड़ती है। ठीक है कि नहीं, जूट हम लोग उगाते हैं, कॉटन, इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे उगाते हैं। अगेन यहाँ पे कैटल एंड शीप रेयरिंग भी होती है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है, बट ये एनिमल हस्बेंड्री अगेन इट इज़ मोर फ्रॉम अ डोमेस्टिक व्यू पॉइंट रादर देन कमर्शियल व्यू पॉइंट। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर जिसमें आपको इस तरह के बड़े बड़े घास के मैदान मिलते हैं। वहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है, कैटल को रेयर करना है, शीप को रेयर करना, वो प्रॉफिटेबल होता है। बट सिंस इन रीजन्स में अगेन इस तरह के बड़े बड़े घास के मैदान नहीं मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट कैटल एंड शीप रेयरिंग दो की जाती है, बट इट इज नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। सो अगेन यू कैन सी lots and lots of rice being grown, राइस उगाया जा रहा है। so again this is what swamp rice। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्राजील में शुगर केन उगाते हुए। so जल्दी से हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं अपने डायग्राम में। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू डू इट, एंड हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन में, मैंने आपको बताया था इट इज व्हाट ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप या ट्रॉपिकल मेरीन टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, रेनफॉल किस तरह है, यहाँ पे आपको समर रेनफॉल देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे SR लिख लो, समर रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह की कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगेन ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल रहा है, या एक दो एरियाज आप मरीन टाइप के लिख सकते हो, जैसे कि आपका केनिया वाला रीजन हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका से यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे वेजिटेशन कैसी है, डिसूडियस टाइप की वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे इकोनॉमी कौन सी है, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो आज जो है हम लोगों ने कवर कर लिए हैं दो आपके क्लाइमेटिक जोन, हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन हमने कवर किया 0 to 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में, एंड 5 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में। ईस्टर्न मार्जिन में हमने देखा ट्रॉपिकल मरीन टाइप या ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है। टिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।